वेलकम टू द लीगर्स नंबर 1 कॉमर्स चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप। जो हम सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसी का ही ये पार्ट है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब मतलब क्या हुआ इसका? सिंपली कुछ भी नहीं है। ये क्या होता है? बीच में रिलेशनशिप होता है। किन के बीच का रिलेशनशिप? दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलकर कोई बिजनेस कैरी आउट करते हैं उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। सिंपली कि कोई भी दो या टू और मोर देन टू पीपल जब कैरी आउट करें बिजनेस, और क्या साथ साथ उन्होंने क्या बोला कि वो एग्री भी करें क्या चीज करने के लिए? प्रॉफिट शेयर करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही वो लोग साथ में बेयर करेंगे। ओके, वो लोग एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग साथ में, जैसे कि कोई ए और बी है, साथ में उन्होंने दो कोई फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला कि चलो हम बिजनेस ओपन करते हैं, तो दोनों ने पार्टनरशिप में बिजनेस ओपन किया। तो वो क्या हुई? पार्टनरशिप हुई। दोनों कुछ ना कुछ अमाउंट लगा रहे हैं और दोनों ही एग्री करेंगे कि हाँ भाई अगर प्रॉफिट हुआ तो इतना इतना हम शेयर करेंगे, लॉस हुआ तो भी उसी हिसाब से हम शेयर करेंगे। ओके, तो क्या होता है? सिंपली एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर पीपल। उसमें वो लोग क्या करते हैं? एग्री करते हैं क्या करने में? शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, उसमें क्या होता है? और बिजनेस रन करते हैं। और ये भी हो सकता है जैसे कि दो, अभी मैंने एग्जांपल दिया कि दो पार्टनर्स है ए और बी। तो अब ए हो सकता है कि पास फंड ज्यादा है लेकिन उसके अंदर स्किल्स इतनी नहीं है, बट बी के पास स्किल्स ज्यादा है। तो ये भी हो सकता है कि कोई एक पार्टनर चलाए बिजनेस को, या सारे पार्टनर दोनों भी मिलकर चला सकते हैं मैनेजरियल एक्टिविटीज, या फिर कोई एक पार्टनर भी चला सकता है। तो लिखा है इसमें कि कैरी बाय ऑल, या तो सारे पार्टनर मिलकर चला लेंगे या फिर उनकी जगह पे कोई एक रिप्रेजेंटेटिव वो लोग अपना सिलेक्ट कर लेंगे और वो बिजनेस की एक्टिविटीज कैरी आउट करेगा। उस चीज को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ओके, तो सिंपली कुछ नहीं होता है, ये पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होता है टू और मोर पीपल का, जिसमें वो एग्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने में। और क्या होता है इसमें कि या तो सारे पार्टनर या फिर उनकी जगह पे कोई एक पार्टनर एक्ट करता है मैनेजरियल एक्टिविटीज, ये सारी चीजें। अब हम इसके देख लेते हैं सिंपली फीचर्स क्या होता है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है पार्टनरशिप। तो सबसे पहले इसका क्या है? फॉर्मेशन कैसे होता है? तो फॉर्मेशन इसका होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करते हो? रजिस्टर होते हो, यहाँ पे आप अपने रजिस्ट्रेशन कराओगे, अपने पार्टनर का नेम, कंपनी का नेम, नेचर वगैरह सारी चीजें यहाँ पे आपको रजिस्टर करानी होंगी। ओके, और इसके अंदर क्या आ जाएगा? डीड वगैरह होती है। अब डीड क्या होता है? डीड सिंपली कुछ नहीं होता, रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई होती है कि आप लोगों के बीच में जो भी, देखो डीड ओरली भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। रिटन फॉर्म में उसको बोलेंगे कि जैसे कि उसमें पार्टनर का नेम लिखा हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है कि कितना परसेंट आप प्रॉफिट शेयर करोगे, किस रेशियो में आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, है ना, आपकी कंपनी का नेम क्या है, कैपिटल कितनी है, किस नेचर का आप कर रहे हो, किस लोकेशन में, ईच एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ, किसके पार्टनर्स के राइट्स वगैरह सब कुछ उस डीड के अंदर गिवन होंगे। तो उस तरीके से क्या होता है? पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है। किस एक्ट के अंडर? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, तो इससे तो क्या हो गया? सिंपली आपने फॉर्मेशन कर लिया। फिर क्या होता है यहाँ पे? रिस्क बेयरिंग। अब हमने क्या भी ऊपर देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही शेयर करते हैं, एग्री करते हैं। तो रिस्क बेयरिंग में क्या होगा? जैसे कि ए और बी मैंने एग्जांपल किया, तो दोनों ही रिस्क बेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई रिस्क हुआ तो ए पीछे हट गया कि नहीं मैं नहीं रिस्क बेयर करूंगा, ऐसा नहीं होता है। सारे पार्टनर जब एक पार्टनरशिप के अंदर आ रहे हैं तो उनको एग्री करना होगा कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम साथ में ही मिलकर बेयर करेंगे। तो ए और बी दोनों ही मिलके यहाँ पे जो भी जितने भी पार्टनर्स हैं, टू और मोर पार्टनर्स हमने पढ़ा, तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो साथ मिलके रिस्क बेयर करते हैं। ओके, कंटिन्यूटी का क्या होता है कि मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया कि ए और बी टू पार्टनर्स हैं, तो जब तक ये लोग साथ में हैं तब तक तो पार्टनरशिप चल रही है। फॉर एग्जांपल ए की या तो वो डाई हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी हो गया, या रिटायर हो गया, तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उस पार्टनरशिप को आप दोबारा कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको फिर दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, या किसी और को अगर आपको एडअप कराना है, कोई एक न्यू पार्टनर आ रहा है, तो भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। तो कंटिन्यूटी इसकी कैसे होती है कि जब तक वो दो पार्टनर जिनके बीच में पहला एग्रीमेंट हुआ था, जब तक वो एग्रीमेंट चल रहा है तब तक तो ठीक है, बट अगर कोई रिटायर हो गया या जिसकी डेथ हो गई, कुछ भी हुआ, तो वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। फॉर्म डिसॉल्व नहीं होती है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। ओके, फिर क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप में मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि या तो सारे पार्टनर एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे या उनके उनके थ्रू, मतलब उनसे कोई एक पार्टनर करेगा। तो अब जब क्या हुआ कि एक कोई पार्टनर था, ए बी सी, तीन पार्टनर हैं,
उसमें से ए की मैनेजरियल स्किल्स काफी अच्छी है, तो बी और सी ने बोला कि आप ही सारी चीजें मैनेज करो। वो काफी अच्छे से मैनेज कर रहा था, काफी ज्यादा प्रॉफिट वगैरह हुआ, आप लोग तीनों के तीनों शेयर कर रहे थे। हो सकता है क्योंकि बिजनेस में रिस्क तो होता ही है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ कि आपको लॉस बेयर हो गया, तो आप पीछे नहीं हट सकते कि नहीं लॉस हुआ है तो हम इसको बेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर भी देखा कि रिस्क बेयर सब कर रहे हैं। तो इसलिए म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है, साथ मिलके ही सारी चीजें होंगी, चाहे प्रॉफिट हो तो भी साथ मिलके आपको करना होगा। आप ही एग्री करे थे दोनों ने ही, हमने अपनी डेफिनेशन में भी देखा कि वो एग्री होते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ भी जबरदस्ती तो होता नहीं है, आप सब मिलके एग्री हुए हो कि हाँ भाई आप मैनेजरियल एक्टिविटी परफॉर्म करो। तो हो सकता है अगर उससे कोई लॉस इनकर हो जाए तो बेयर सबको ही करना पड़ेगा, तो इसलिए क्या होता है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है। ओके, फिर हम देखते हैं कि लायबिलिटी कैसी होती है। इसमें लायबिलिटी पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है कि मतलब अगर आपको कोई आपको अपने डेट्स वगैरह रिकवर करने हैं, पेमेंट करना है, पे बैक, तो उसमें क्या हो सकता है सेम वही चीज अनलिमिटेड में क्या होता है कि आपकी पर्सनल एसेट्स भी एक्वायर करी जा सकती है। ये पार्टनरशिप में आता है सारे पार्टनर्स की। ओके, फिर क्या आ रहा है इसमें डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कैसे लिया जाता है, यहाँ पे सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं उस थ्रू लिया जाता है, या फिर कोई सारे पार्टनर्स मिलके किसी एक मैनेजर को अपॉइंट कर लेंगे, वो उनसे उनके थ्रू उनके रिलेटेड क्या करेगा सारे डिसीजंस लेगा, ठीक है। कोई भी मतलब मान लो ए भी पार्टनर थे, दोनों ने बोला कि ठीक है हम एक मैनेजर को अपॉइंट कर लेते हैं जो सारी मैनेजर एक्टिविटीज परफॉर्म करे, तो वो क्या करेगा सारी मैनेजर एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, किसके लिए उन दो पार्टनर्स के लिए। तो डिसीजन मेकिंग कैसे हुआ, ए और बी ने दोनों ने साथ मिलकर लिया था, तो यहाँ पे पार्टनरशिप पे जो भी डिसीजन लिया जाता है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू लिया जाता है। एक अकेला पार्टनर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। यहाँ पे किसी को अगर आपको प्रॉफिट का रेशियो चेंज करना है या किसी और नए पार्टनर को एडअप करना है, कोई भी डिसीजन है ए टू जेड, सारे डिसीजन आपको डिसाइड कैसे करने होंगे, एक मीटिंग वगैरह होती है, जो भी होता है उसके थ्रू आपको म्यूचुअली एग्री होना जरूर पड़ेगा, ठीक है। लास्ट वन हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स कुछ नहीं होता, मिनिमम कितने होते हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स 5 होते हैं एंड मैक्सिमम 50 हो जाते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे और मतलब सिंपली क्या आप स्टार्ट किससे कर सकते हो 5 से और 50 से। तो सिंपली हमने क्या फीचर्स देखे, फॉर्मेशन कैसा होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रिलेटेड, उसमें आप मतलब रजिस्टर होते हो, रिस्क बेयरिंग साथ में मिलकर रिस्क बेयर करते हैं, जो भी उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होगा, जिस भी थ्रू आप लोगों ने करा होगा कि चलो 50-50 करते हैं या 40-60 करते हैं, जैसे भी आप लोगों ने अपना एग्री करा होगा। कंटिन्यूटी हमने देखी, किसी भी अगर एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, कुछ भी हुआ तो क्या होती है पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। हमने म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप में क्या देखा कि जो भी अगर प्रॉफिट होगा लॉस होगा तो आप लोगों को साथ में मिलकर ही उसको बेयर करना होगा, म्यूचुअली एग्री हुए थे क्योंकि आप लोग उस इंसान को अपॉइंट करने के लिए। लायबिलिटी हमने देखा अनलिमिटेड होती है, डिसीजन मेकिंग कोई भी सारे पार्टनर्स मिलके करते हैं, और क्या होता है नंबर ऑफ पार्टनर्स भी हमने देख लिया। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, थैंक यू। तो अब हम देखते हैं पार्टनरशिप के मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले मेरिट्स पे ध्यान कर देते हैं कि क्या है कि इजी टू फॉर्म, मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप में ऐसा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं होती हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको क्या होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आपको करना होता है, वो भी कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहो तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, नहीं तो आप विदाउट रजिस्ट्रेशन भी अपना बिजनेस रन कर सकते हो। तो कोई भी ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा कुछ ऐसा वर्क नहीं होता कि आपको सब कुछ परफॉर्म करना होगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, इजी टू फॉर्म होता है। ओके, तो ये बात समझ में आई। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं क्या कहते हैं लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब क्या हुआ लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्स, मतलब कि कहा सोल प्रोप्राइटरशिप पे क्या था, एक अकेला इंसान था, वही एक अकेला रिसोर्सेज लगा रहा था। अब एक इंसान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, बट पार्टनरशिप में हमने क्या देखा कि काफी ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, है ना, कि 2 से ज्यादा लोग, मैक्सिमम हमने कितना देखा 50 लोग, तो हर कोई अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा कैपिटल का कुछ ना कुछ, तो इससे क्या होगा हर इंसान थोड़ा थोड़ा करेगा, तो इसके पास हमारे पास कैपिटल काफी ज्यादा आ जाएगी, तो रिसोर्सेज हमारे पास क्या होंगे काफी लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होंगे, जिससे हम इजिली बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाएंगे। हर तरीके की बिजनेस एक्टिविटीज, ऑपरेशनल एक्टिविटी करना हो, कैसी भी एक्टिविटी आपको करनी हो, वो इजिली हम परफॉर्म कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफी लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। सीक्रेसी का मतलब क्या होता है यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि बिजनेस वगैरह में या कंपनीज में आपको अपने फाइनेंशियल क्या कहते हैं जो भी आपकी पोजीशन है, आपको अपने अकाउंट्स वगैरह
जनरल पब्लिक को शो करने पड़ते हैं, बट पार्टनरशिप में ऐसा जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप अपने अकाउंट्स जो लोग हैं, जनरल लोग हैं, उनको शो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, सारी चीजें जो भी आपकी पोजीशन है, जो भी आपके इंटरनल अफेयर्स वगैरह जो है, वो सब क्या रहते हैं, सीक्रेट रहते हैं। सब किसके बीच में, पार्टनर्स के ही बीच में रहता है। जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, जो भी पॉलिसीज स्ट्रेटेजीज वगैरह बना रहे हैं, वो सब सिर्फ पार्टनर्स के ही बीच में है। तो इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे सीक्रेसी काफी ज्यादा रहती है। फिर क्या होता है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या हुआ बैलेंस डिसीजन मेकिंग में, कि यहाँ पे जैसे कि 2-3 पार्टनर है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ए और बी का। ए की मैनेजरियल स्किल्स ज्यादा अच्छा है, चीजों को मैनेज अच्छा कर लेता है। बी क्या है, बी की उसकी मार्केटिंग स्किल्स ज्यादा अच्छी है, वो लोगों को अट्रैक्ट अच्छे तरीके से बातों में लाता है, वो लोगों को बताता है उसका प्रोडक्ट कैसा है। तो लोग उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई ए कि तुम मैनेजरियल क्या कहते हैं एक्टिविटीज को संभालो, और बी ने क्या करा, वो अपने बाहर का मार्केटिंग एक्टिविटीज को संभाल रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पे, सब कुछ क्या हो गया, एक्टिविटीज आपने अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड नॉलेज आपने क्या करा, आपने डिवाइड कर दी, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो डिसीजंस यहाँ पे कैसे होंगे, काफी बैलेंस्ड होंगे, क्योंकि आपने हर चीज बैलेंस वे में आपने मैनेज करी है, कि हाँ तुम्हारी चीज इसमें अच्छी हो तो तुम ये करो, मैं इसमें अच्छी हो तो मैं ये करूँ। तो इसलिए डिसीजन कैसा होगा, बैलेंस। कि मार्केटिंग का रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वो मार्केटिंग वाला पार्टनर ले लेगा, जो भी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। मैनेजरल एक्टिविटीज से कुछ परफॉर्म करना होगा, वो ए अपने तरीके से अपने स्किल अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन ले लेगा। तो इस वजह से यहाँ पे डिसीजंस कैसे होते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं, कुछ भी नहीं होता प्रॉब्लम्स वगैरह। फिर अब हम आते हैं फिफ्थ वन में, रिस्क शेयरिंग। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या देखा था, एक सिंगल पर्सन था, सारा रिस्क बेयर वो क्या कर रहा था, अकेला वो ही कर रहा था। तो काफी ज्यादा रिस्क का एक अमाउंट कह सकते हैं या डिग्री कह सकते हैं, काफी ज्यादा हाई थी। बट यहाँ पे रिस्क शेयर कैसा हो रहा है, सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो भी उनका रेशियो था, एग्री हुए थे। तो इसमें क्या हो गया, आपका अब सिर्फ एक इंसान के ऊपर सारा बर्डन नहीं होगा, सारे जितने भी पार्टनर्स है उसमें क्या हो जाएगा, बर्डन शिफ्ट हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा एडवांटेज है, किसी एक पर्सन पे बर्डन नहीं पड़ रहा है, सारे लोग मिलके यहाँ पे रिस्क को या प्रॉफिट को, हर चीज को शेयर कर रहे हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे पार्टनर्स को भी फायदा रहेगा। तो ये हमने क्या पढ़े, 5 मेरिट। सबसे पहले इजी टू फॉर्म, इजीली आप फॉर्म कर सकते हो, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, काफी ज्यादा आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज लार्ज अमाउंट में मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पार्टनर्स होते हैं। सीक्रेसी रहती है, क्योंकि आपको अपने अकाउंट्स को क्लोज क्या कहते हैं, बाहर किसी में पब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं होती है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे सारे डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज एंड स्किल्स यहाँ पे डिवाइड कर दी जाती है एक्टिविटीज, उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजंस लेते हो। और फिफ्थ वन हमने लास्ट देखा, रिस्क शेयरिंग, कि यहाँ पे पार्टनर्स रिस्क जो है शेयर करते हैं, एक किसी पर्सन पे बर्डन नहीं पड़ता है। अब हम देख लेते हैं डीमेरिट्स पे, कि डीमेरिट्स क्या होता है, कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। हमने फीचर्स में भी पढ़ा था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो ऑब्वियसली बात है, ये डीमेरिट्स है, कि अगर कोई भी डेट अगर हो गया, कोई ऐसी लायबिलिटी अगर होगी बहुत ज्यादा, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके पर्सनल एसेट्स भी एक्वायर कर लिए जाएंगे। तो ये क्या होगा, डीमेरिट्स हो गए, कि यहाँ पे लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फिर हमने क्या देखा, कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मतलब लड़ाई झगड़े, या हो सकता है आपकी थिंकिंग मेरी थिंकिंग से मैच नहीं कर रही है, तो उन सारी चीजों को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों का बैकग्राउंड अलग है, दोनों की फैमिली अलग है ना, दोनों का तरीका सोचने का अलग है ना, माइंड सेट दोनों का अलग है। तो हो सकता है एक अलग तरीके से सोच रहा हो, बी का सोचने का तरीका एक अलग हो। तो उससे क्या हो सकता है, जब थिंकिंग इतनी डिफरेंट होती है, तो हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कि कोई एक डिसीजन लेना हो तो उसमें ए का सोचने का तरीका अलग हो और बी किसी और तरीके से सोच रहा हो। तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स होने के, बिकॉज ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, है ना, डिफरेंट बैकग्राउंड्स है आपकी। कोई ज्यादा पढ़ा हुआ है, किसी के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो किसी के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो अपने हर इंसान अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना अपना राय देता है। तो वही चीज होती है कि इससे जो है ना कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको सीक्रेसी बताया था क्या, कि आपको अपने अकाउंट से डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है पब्लिक के सामने। तो इसी वजह से अब जब पब्लिक को आप कुछ बता ही नहीं रहे हो कि आपके अकाउंट्स क्या हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना प्रॉफिट क्या लॉस, तो पब्लिक को कॉन्फिडेंस कैसे होगा आपकी पार्टनरशिप पे, कैसे आपके फर्म पे वो यकीन करेगी, इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगी, है। तो ये क्या होता है, इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक ज्यादा आप पे मतलब कि आपको आप पे कॉन्फिडेंटली मतलब उस पे आप पे वो नहीं भरोसा नहीं कर सकती है, क्योंकि आपने सारी चीजें क्या कर रखी है, कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, सब कुछ आपने सीक्रेसी रख रखी है काफी ज्यादा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता है। फिर फोर्थ वन हम देखते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज लिमिटेड कैसे हुए, क्या हमने देखा अभी कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50।
अब अगर आप अब क्या 50 से ज्यादा तो नहीं हो सकते हैं, तो सिर्फ 50 लोग ही अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और हर 50 की एक लिमिट होती है ना, मतलब हर 50 का मतलब कि हर पार्टनर की कोई ना कोई लिमिट होगी, ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड उसके पास रिसोर्सेज है। तो हो सकता है आप जो है चलो मीडियम तक आप अपना फॉर्म चला रहे हो, तब तक तो आप काफी अच्छी तरीके से फॉर्म चला सकते हो उतने रिसोर्सेज, बट अगर आपको अपना एक्सपेंड करना है, काफी ज्यादा ग्रोथ करनी है, उसके लिए आपको रिसोर्सेज जरूरत पड़ेगी, बट क्योंकि पार्टनर्स लिमिटेड हैं, इस वजह से आपके पास क्या हो जाता है, रिसोर्सेज कभी कभी लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, 50 ही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो इस वजह से क्या होगी, कैपिटल भी एक फिक्स अमाउंट में रिस्ट्रिक्ट हो गए कि भाई इससे ज्यादा तो अब हो ही नहीं सकती है ना, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कि और 50 से ज्यादा और चलो पैसे जरूरत पड़ी हम और पार्टनर्स को यहाँ पे हम एड अप कर ले रहे हैं, तो वो चीज नहीं हो सकती है। तो इस वजह से क्या होता है, रिसोर्सेज यहाँ पे लिमिटेड होते हैं। फिर फिफ्थ वन क्या बोल रहा है कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी, जैसे कि हमने फीचर्स में देखा भी था कि कंटिन्यूटी में क्या होता है, यहाँ पे लैक क्यों बोला है इन्होंने, इसलिए बोला है जैसे कि मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि ए बी सी दो पार्टनर से, हो सकता है एक की डेथ हो जाए या वो रिटायर हो जाए या वो उसकी इंसॉल्वेंसी कुछ भी हो सकता है। तो अगर तीन में से किसी एक को भी कुछ हो गया या वो छोड़ गया, तो पार्टनरशिप जो होती है वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो इस वजह से कंटिन्यूटी नहीं रहती है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि ए चला गया तो बी कहते हैं चलो कोई बात नहीं हम दोनों ऐसे रन करते हैं, नहीं, वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी वहीं पर ही। और डिसॉल्व का ये नहीं सिर्फ रिटायर वगैरह, पार्टनर वॉलंटरी भी डिमांड कर सकता है पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए, कि भाई तीन पार्टनर है, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो रहा है, मुझको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो मैं क्या बोल दूं कि नहीं भाई इसको हम पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे लैक ऑफ कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा रहती है, कि अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, पार्टनर को समझ में नहीं आया है, कोई यहाँ पे बैलेंस नहीं बन पाया पार्टनर्स की थिंकिंग में, या किसी पार्टनर की डेथ वगैरह हो गई, तो कंटिन्यूटी नहीं रहती है, यहाँ पे पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो इस वजह से हमने इसको बोला है कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी रहता है। लास्ट वन हमने क्या देखा, म्यूचुअल रिस्क एजेंसी। सिंपली आप इसको पता है कैसे समझो, इसमें आप समझो प्रिंसिपल और एजेंट वाला, कि प्रिंसिपल कौन है, सारे पार्टनर्स हैं, उन्होंने किसी एक को रख लिया, उन्होंने बोला कि किसी एक पार्टनर को कि भाई तुम सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करो, मैनेजर एक्टिविटीज, तो वो कौन होगा, एजेंट होगा सारे प्रिंसिपल्स का। अब इन्होंने रिस्क क्यों बोला है, रिस्क इसलिए बोला है कि जो एजेंट था जिसको आपने अपॉइंट किया है सारे पार्टनर्स ने म्यूचुअली एग्री होके, वो हो सकता है अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए या फिर कोई भी ऐसा चीज देखे और वो कोई डिसीजन ले ले, तो उसका असर पड़ेगा तो सारी प्रिंसिपल्स पे ना। तो इस वजह से क्या होगा, रिस्क जो है सारे लोगों पे इक्वली होता है, तो इसलिए बोला इन्होंने रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, कि एजेंट के डिसीजन का असर सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर पड़ता है। हो सकता है उसने डिसीजन अपना म्यूचुअल अपना उसने अपना ही सिर्फ बेनिफिट देखा हो, उसने पार्टनरशिप फॉर्म का नहीं देखा हो, तो उसने कोई डिसीजन ले लिया, सभी बाउंड हो जाते हैं उसी डिसीजन को पूरा करने में। उसने किसी पेपर पर साइन कर दिया, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा साइन कर दिया कि जो सही नहीं था फॉर्म के लिए, बट उसने अपना फायदा देखा, तो अब क्या हो गया, आपने तो उसको अपॉइंट तो कर ही था ना एज अ एजेंट कि आपके लिए वो सारा काम करेगा। अब जो उसने साइन कर दिया, सारे ही पार्टनर्स यानी कि सारे प्रिंसिपल्स क्या होंगे, बाउंडेड हो जाएंगे उसको परफॉर्म करने के लिए एक्टिविटी। तो इस वजह से इसको बोला है कि रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, की एक रिस्क भी रहता है कि अगर हो सकता है एजेंट ने गलत डिसीजन ले लिया, तो सारे पार्टनर्स के ऊपर वो भी फॉलो अप होता है, उनको भी वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। आई होप आपको डीमेरिट्स मेरिट्स बहुत अच्छे समझ में आए हो, कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, किस बेसिस पे, दो बेसिस पे हम बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्या होता है, कि पार्टनरशिप के टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप है कि पार्टनरशिप एट विल, मतलब विल का मतलब आपको पता ही है कि विल मतलब जब तक आप चाहो, है ना। तो पार्टनरशिप एट विल के मतलब क्या होता है कि ए और बी पार्टनर है, ऐसा कोई टाइम पीरियड उन्होंने फिक्स नहीं किया, उन्होंने बोला कि जब तक तुम्हारा मेरी बनेगी तब तक हम लोग पार्टनरशिप चलाएंगे। तो जब तक उनके डिजायर होगा या जब तक उनकी विल होगी तब तक वो पार्टनरशिप चलती रहेगी। एंड जब उन लोगों का होगा कि किसी एक पार्टनर को या दोनों ही पार्टनर एग्री होते हैं कि हाँ भाई अब हम इस चीज को डिसॉल्व कर देते हैं या खत्म कर देते हैं, तब वो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं होता, ये कब तक, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, इन्फिनिटी होता है इसका टाइम पीरियड, जब तक ये लोग चाहें तब तक ये लोग चलाएंगे अपना बिजनेस। और अगर ये किसी एक पार्टनर या दोनों ही पार्टनर एग्री होंगे तो ये क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एट विल। ओके, सेकंड वाली क्या है, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। इसमें कुछ आपको नाम से पता चला है, फिक्स पीरियड मतलब कि यहाँ पे टाइम पीरियड फिक्स होता है कि मतलब 3 इयर्स तक चलाना है या 4 इयर्स तक या 5 इयर्स तक। तो जब ये एग्रीमेंट बन रही होती है, जब कुछ हो रहा होता है, तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है कि भाई ये पार्टनरशिप
5 ईयर्स की नहीं होगी, कि 10 ईयर्स की नहीं होगी, जो भी होगा, तो जो भी इसका टाइम पीरियड होगा तब तक ये पार्टनरशिप चलेगी। आफ्टर दैट टाइम ये ऑटोमेटिकली खुद ही डिसॉल्व हो जाएगी। ओके, जैसे कि इसमें इन्होंने बोला था कि 3 ईयर्स तक हम लोग चलाएंगे, 3 ईयर जैसे ही कंप्लीट हुए, जरूरी नहीं है कोई पार्टनर नोटिस दे, ये वो खुद ही ऑटोमेटिकली लीगली वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, जो एक फिक्स पीरियड के लिए हो। लास्ट वाली है कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है कि ये पार्टनरशिप क्यों होती है, किसी एक पर्टिकुलर वेंचर बोल दूं या मैं कोई प्रोग्राम या कोई एक्टिविटी बोल दूं, उसके लिए करी जाती है। फॉर एग्जांपल कि ए और बी दो पार्टनर थे, दोनों ने एग्रीमेंट हुआ कि चलो ब्रिज के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया उन्होंने कि जब तक ब्रिज बन रहा है तब तक वो किसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, वो पार्टनरशिप के अंदर है। जैसे ही वो ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ये पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये पार्टनरशिप किस पर्टिकुलर वेंचर की नहीं हुई थी, ब्रिज बनाने की नहीं हुई थी। जैसे ब्रिज का कंप्लीशन हो गया, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, ये पार्टनरशिप क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। तो जो पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर वेंचर बोल दो, वेंचर या एक्टिविटी के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए हो रही है, उस पार्टनरशिप को हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ओके, सिंपली बहुत इजी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बस पार्टनरशिप एट विल, जब तक पार्टनर चाहे तब तक वो चलाएंगे। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, जो भी फिक्स पीरियड होता होगा उनका एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट कि 3 इयर्स 4 इयर्स जो भी होगा तब तक वो चलेगी। आफ्टर दैट टाइम उसके बाद क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसी एक पर्टिकुलर वेंचर की नहीं बनाई जाती है, जैसे ही वो कंप्लीशन हो जाता है वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। तो ये हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ओके, अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या होता है। तो सिंपली इसमें 2 ही है कि जनरल पार्टनरशिप होती है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है। जनरल पार्टनरशिप तो कुछ नहीं होता, जो हम पढ़ते हुए आए कि इन जनरल क्या, कि इसमें क्या होता है, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। कि कोई भी अगर फॉर एग्जांपल कुछ अगर हमें क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है और फर्म्स के एसेट्स वगैरह सेल आउट करके भी आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स भी उसको सेल करने पड़ेंगे, ताकि वो क्या कर सके, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर सके, पे बैक कर सके। तो वो तो सिंपली एक जनरल पार्टनरशिप हुई, जो हमने पढ़ा भी कि सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई जनरल पार्टनरशिप। थोड़ा सा कुछ अलग चीज है, वो ये है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें सारे पार्टनर्स की, अब जैसे नाम से पता चला लिमिटेड लायबिलिटी, तो इसमें सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है, बट एक्सेप्ट वन पार्टनर, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसके अंदर ये चीज बस न्यू थी कि सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है, बट एक्सेप्ट वन पार्टनर, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। और एक किस उसमें आती है कि पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008, इसके अंडर ये आता है, क्या चीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसके हम थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपको कि क्या है, कि इसमें वही जो मैंने अभी बोला कि क्या होता है, एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड, एक पार्टनर की तो अनलिमिटेड होगी, बाकी अदर पार्टनर्स जितने भी होंगे उन सबकी लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी। ओके, फिर क्या बोला कि जो पार्टनर्स जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है उनको हम किस नाम से बोलते हैं, स्पेशल पार्टनर ही बोलते हैं, और लिमिटेड पार्टनर भी आप बोल सकते हो उनको। ठीक है, तो जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है वो किस नाम से बोले जाएंगे, स्पेशल पार्टनर। अच्छा, अब जब स्पेशल पार्टनर है, अब जब सारी लायबिलिटी लिमिटेड है, सब कुछ रिस्क बेयर एक ही इंसान कर रहा है, तो फिर इनको कोई भी डिसीजन मेकिंग में अलाउ नहीं करा जाता है। कोई भी मतलब इनका कोई राइट नहीं होता कि इसमें वो पार्टिसिपेट करें, कोई भी मैनेजरियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें या किसी भी डिसीजन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कौन, स्पेशल पार्टनर्स। क्यों, क्योंकि इनकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। जिस पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी वो ही सारी डिसीजन अकेले लेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सारी चीजें, सारा रिस्क बेयर अकेला वो कर रहा है, तो डिसीजन मेकिंग का ज्यादातर राइट्स किसके पास रहेगा, उसी पार्टनर के पास रहेगा। बट स्पेशल पार्टनर जो है क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट जरूर कर सकते हैं, अकाउंट्स को देख सकते हैं कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट तो उन्होंने लगाया ही है ना बिजनेस के अंदर, फॉर्म के अंदर, तो इसलिए उनको इतना राइट होता है कि वो क्या कर सके, इंस्पेक्ट कर सके, उन्हें चेक कर सके, किसको, अकाउंट्स को वो देख सकते हैं। और क्या होता है कि अगर डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, किसको, स्पेशल पार्टनर्स की, तो उससे पार्टनरशिप फॉर्म पे कोई असर नहीं पड़ता। क्यों, ये चीज क्या इन्होंने क्यों बताई है, क्योंकि हमने पार्टनरशिप में हमने क्या देखा था, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। हमने क्या देखा था कि किसी भी पार्टनर की डेथ होने से, इंसॉल्वेंसी होने से क्या होता था, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाया करती थी। बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में किस पार्टनर का, स्पेशल पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंसी या रिटायर वगैरह होने से पार्टनरशिप फॉर्म पे कोई असर नहीं पड़ता, वो सेम कैरी चलती रहती है। क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सारी चीजें कौन परफॉर्म कर रहा है, कर तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला पर्सन रहा है ना, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, फॉर्म जो है सेम एज इट इज ऐसे ही रन करती रहेगी।
तो ये क्या हमने पढ़े, फीचर्स पढ़े किसके, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के। इसमें सिंपली हमने किसके बेसिस पे देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। जनरल पार्टनरशिप जहाँ पे सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू। सो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं। तो हमने कितने 4 पार्टनर्स को डिवाइड किया है कि टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर। अब हम इसको देख लेते हैं डिटेल में कि होता क्या है। एक्टिव पार्टनर्स कौन होते हैं, एक्टिव पार्टनर मतलब कि जो एक्टिवली परफॉर्म करें मैनेजरियल एक्टिविटीज में, सारी चीजें, कैपिटल कंट्रीब्यूशन करें, सारे डिसीजंस लें, सब कुछ जो भी परफॉर्म करना है एक्टिविटीज पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, वो सारे कौन होंगे, एक्टिव पार्टनर्स। उनका नेम वगैरह सब नोन होगा। तो जो, और उनकी लायबिलिटीज भी क्या होगी, क्या होती है पार्टनरशिप की लायबिलिटीज, अनलिमिटेड होती है। तो इनकी पार्टनरशिप की, ये जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी भी कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी। मैनेजरियल एक्टिविटीज में भी परफॉर्म करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी करेंगे, सारी एक्टिविटीज मतलब ओवरऑल परफॉर्म करेंगे, उनको हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर, जैसे कि नेम से भी पता चल रहा है। अब क्या है, स्लीपिंग पार्टनर या फिर डोरमेंट। इनको क्या, स्लीपिंग मतलब नाम से स्लीपिंग पार्टनर मतलब क्या, कि ये पार्टनर कोई भी मैनेजरियल एक्टिविटीज में हेल्प नहीं करते, ना ही कोई मैनेजरियल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, बट ये लोग कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी करते हैं और इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। तो बस स्लीपिंग का मतलब क्या है, बस अब इतना समझ लो कि कोई मैनेजरियल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, बाकी सारी चीजें एक्टिव पार्टनर जैसे ही होती है कि इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, और क्या होता है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करते हैं, बेयर करते हैं साथ में, जो भी रिस्क वगैरह होगा। सीक्रेट पार्टनर कौन होता है, ये वो पार्टनर होता है कि ये पार्टनर जैसे कि कोई भी एक ए और बी पार्टनर है, तो एक कोई सी पार्टनर आया, उसने बोला कि आप जो है मैं आपके पार्टनर बनूं, लेकिन आप मेरा नेम जो है डिस्क्लोज नहीं करना कि भाई मैं भी आपके साथ पार्टनर हूं। तो वो कैसा पार्टनर, जो अपना नेम डिस्क्लोज ना करे, बाहर वालों को ना पता चले कि वो पार्टनर है, उसको हम बोलेंगे सीक्रेट पार्टनर। लेकिन वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी कर रहा होगा, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, और मैनेजरियल एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेगा, सब कुछ करेगा, बट उसका नेम नोन नहीं होगा, लोग उसके नेम को लोगों को नहीं पता होगा कि हाँ ये पार्टनर भी क्या है इसका, मतलब इस पार्टनरशिप फर्म का, कि ये भी एक पार्टनर है। तो वो कौन सा होगा, सीक्रेट पार्टनर। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कि सी क्या कह रहा है कि मेरा नेम आप जो है डिस्क्लोज ना करो बाहर, तो वो कौन सा पार्टनर कहा जाएगा, सी कौन सा पार्टनर होगा, सीक्रेट पार्टनर। फिर फोर्थ आता है नॉमिनल पार्टनर। ये कौन सा पार्टनर होता है, ये बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। ये क्या होता है कि नॉमिनल पार्टनर इन रियल कोई पार्टनर नहीं होता, ना ही कोई लायबिलिटी बेयर करता है, ना ही कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ना ही कोई मैनेजरियल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। बस ये क्या करेगा, अपना नेम देगा, एक रेपुटेशन अपनी देगा पार्टनरशिप फर्म को कि हाँ मैं इसका पार्टनर हूँ, बट इन रियल वो पार्टनर नहीं होगा। तो उन पार्टनर्स को क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर। जैसे कि अब मान लो ए और बी है, वो आराम से खूब अच्छी फर्म चला रहे हैं, लेकिन उनको अपनी फर्म का क्या हो रहा है कि उनको अपना रेपुटेशन और बढ़ानी है, गुडविल और अच्छी करनी है। तो कोई एक डी पार्टनर है, या कोई भी एक नेम आप एक्स वाई जेड कोई भी ले लो, एक्स से कोई पार्टनर है, उसकी मार्केट में काफी अच्छी रेपुटेशन है। तो ए और बी ने क्या बात कही कि भाई आप सिर्फ अपना नेम दे दो हमें, कि आप सिर्फ ऐसा बताओ लोगों को कि हाँ आप हमारे फर्म के पार्टनर हो, लेकिन वो इन रियल पार्टनर नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो ना तो कोई लायबिलिटी के बेयर कर रहा है, कोई मैनेजर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा, ना ही कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नॉमिनल पार्टनर। अब इन्होंने नॉमिनल पार्टनर को फर्दर 2 टाइप्स में और उसको डिवाइड किया है। पहले कैसे, नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल एंड नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या डिफरेंस है, स्टॉपल में मतलब सिंपली क्या होगा कि जैसे मैंने बताया ना, एक्स पार्टनर अपना नेम दे रहा है, ये पार्टनर खुद लोगों को जाके बताएगा कि हाँ, मतलब सिंपली ये ऐसे रिप्रेजेंट करेगा अपने एक्टिविटीज से, अपने एक्शन से, अपने वर्ड से कि हाँ मैं इस फॉर्म का पार्टनर हूँ, खुद ही बताएगा अपने वर्ड से। तो वो क्या कहलाया जाएगा, पार्टनर्स बाय स्टॉपल। अब क्योंकि अब जैसे कि कोई हो सकता है कि किसी एक इंसान ने इन्वेस्ट किया, क्यों, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ एक्स, क्योंकि उसकी एक रेपुटेशन है मार्केट में। अब कोई लायबिलिटी अगर हो गई तो वो लायबिलिटी एक्स को बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस पर्सन ने, जनरल पब्लिक ने इन्वेस्ट क्यों किया था, भाई एक्स की तो रेपुटेशन के लिए किया था, तो एक्स ही रेस्पॉन्सिबल होगा फिर उस लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए, पे बैक करने के लिए। तो ये कौन से पार्टनर होंगे, पार्टनर बाय स्टॉपल, जो अपने एक्शन से, अपने वर्ड से लोगों को बताएं कि हाँ वो पार्टनर है, खुद बताएं कि हाँ भाई मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है, यहाँ पार्टनर खुद से नहीं बोलता कि भाई मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, लेकिन कोई अगर थर्ड पार्टी वो बोल रही है, कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है कि ये हमारा पार्टनर है, तो वो मना भी नहीं करता है, चुप रहता है। तो ऐसे पार्टनर को बोलते हैं
पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, कि लोगों को फिर क्या लगेगा कि भाई ये मना भी नहीं कर रहा है, तो यही तो लगेगा इन जनरल कि हाँ ये पार्टनर है। फॉर एग्जाम्पल कि आप क्या है, आपका कोई बिजनेस है ए और बी, आपने किसी को इनवाइट किया, अब कोई एक एक्स है उसको इनवाइट किया, उसकी काफी अच्छी रेपुटेशन है, आपने अपना प्रमोशन के लिए, तो अब एक्स खुद से जाके तो लोगों से नहीं बोल रहा कि मैं पार्टनर हूँ, अगर वो बोलेगा तो फिर वो पार्टनर बाय स्टॉपिल हो जाएगा, वो खुद से नहीं बोल रहा, ए और बी बोल रहे हैं, ये कोई और इंसान बोल रहा है कि अच्छा ये पार्टनर है, ये एक्स भी पार्टनर है, तो वो कौन सा पार्टनर कहलाया जाएगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जो खुद अपने वर्ड से नहीं बोलता है, ना ही कोई अपने एक्शंस ऐसे परफॉर्म करेगा, लेकिन कोई अगर थर्ड पर्सन उसको बोल रहा होगा, जनरलाइज कर रहा होगा एज अ पार्टनर, तो वो मना भी नहीं करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्लियर? कुछ बहुत इजी सा है, सिंपली इनके नेम से ही आपको पता चल रहा है, एक्टिव पार्टनर जो एक्टिवली सारी एक्टिविटीज में परफॉर्म करे, स्लीपिंग पार्टनर जो मैनेजर एक्टिविटीज में परफॉर्म नहीं करता, बाकी सारी चीजें करता है, कंट्रीब्यूशन कैपिटल का, प्रॉफिट एंड लॉस, लायबिलिटी वगैरह सब। सीक्रेट पार्टनर जो अपना नेम डिस्क्लोज नहीं करता है, कुछ लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि उनका नेम डिस्क्लोज हो, बट सारी मैनेजर एक्टिविटीज, कैपिटल कंट्रीब्यूशन सब कुछ करते हैं वो। नॉमिनल पार्टनर जो इन रियल पार्टनर नहीं होते हैं, सिर्फ वो अपना नेम, अपनी रेपुटेशन दे देते हैं, किसको, फर्म को। ओके, तो ये हुआ टाइप्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं हम, ये एक चीज है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर क्या होता है, माइनर तो पता ही है, माइनर मतलब क्या, जो बिलो 18 हो, तो जैसे कि क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट माइनर को अलाउ नहीं करता पार्टनर बनने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली माइनर है तो आपको मेजर होना जरूरी है, तभी वो सारे डिसीजंस ले पाएगा, उसके पास सारे राइट्स वगैरह भी होंगे, लेकिन आप माइनर पार्टनर को ऐड कर सकते हो, मतलब उसको पार्टनर बना सकते हो। कब? क्या लिखा है कि ही कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। कब एडमिट हो सकता है, कि जो आपकी एग्जिस्टिंग फर्म है, ऐसे नहीं कोई आप न्यू फर्म बना रहे हो उसमें आप पार्टनर को ऐड कर रहे हो, नहीं, एग्जिस्टिंग फर्म चल रही थी, उस फर्म के बेनिफिट के लिए आपने उस पार्टनर को, कौन से, माइनर पार्टनर को अगर आपने एडमिट कर लिया, तो आप उसको पार्टनर बना सकते हो एग्जिस्टिंग फर्म के बेनिफिट के लिए। तब तो जैसे कि होता नहीं है कि एंसेस्ट्रल चलता आ रहे हैं पुराने, है ना, हो सकता है कोई ए बी सी थे, ए की डेथ हो गई वगैरह, तो उसका हो सकता है कोई सन हो, है ना, तो सन क्या होगा, अभी वो सन है माइनर, लेकिन उसको क्या, अब है तो एग्जिस्टिंग ना पार्टनरशिप, तो उसको उन्होंने लेकिन फिर भी पार्टनर बना लिया, बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म, एग्जिस्टिंग फर्म के बेनिफिट के लिए, न्यू उन्होंने कोई पार्टनरशिप नहीं रन करी है, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, माइनर पार्टनर को भी अपना पार्टनर बना सकते हो, एडमिट कर सकते हो। और क्या होता है, बट अब क्योंकि ये माइनर है, तो इसलिए ये क्या करेगा, कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, ऑब्वियसली बात है, माइनर है, वो कहाँ से कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, उसको कोई सोर्स ऑफ इनकम वगैरह तो नहीं होती है माइनर की, तो इसी वजह से इन्होंने क्या बोला है कि वो कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, और ना ही कोई मैनेजरियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा वो। ओके, क्योंकि क्योंकि वो माइनर है, उसके पास अभी इतनी नॉलेज नहीं है, कैसे मैनेजरियल एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा, अभी तो वो स्किल्स को अपना डेवलप कर रहा है ना, अभी तो वो पढ़ रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, तो अभी क्या करेगा वो, ना तो कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा और ना ही कोई मैनेजरियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा। और क्या होगा, ये शेयर लॉस में तो उसका कोई शेयर नहीं होगा, ही डज नॉट शेयर एनी लॉस, बट अगर फर्म को कोई प्रॉफिट होता है तो वो जरूर उसका शेयर का पार्ट लेगा, प्रॉफिट के शेयर का पार्ट जरूर लेगा। मींस क्या, सिंपली बस इतना समझो कि लॉस ये क्या कहते हैं, बेयर नहीं करता, बट प्रॉफिट बेयर करता है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि सिंपली क्या है, ये एक तो सबसे पहले आप कैसे इसको एडमिट कर सकते हो, ऑन द बेनिफिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म, और क्या कर सकते हो, इसका क्या होता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता फर्म के अंदर, ना ही कोई मैनेजरियल एक्टिविटी में परफॉर्म करता है, हेल्प करता है, और ना ही ये लॉस में कोई शेयर करता है, बट अगर प्रॉफिट होगा तो उसका शेयर जरूर होगा। फिर क्या होता है, एक लास्ट चीज कि मान लो माइनर था, अब वो मेजर हो गया, है ना, तो क्या हो सकता है, या तो उसको नोटिस देना पड़ेगा कि वो आगे कंटिन्यू करना चाहता है, आगे उसका पार्टनर बनना चाहता है, उसको नोटिस देना पड़ेगा। अगर उसने कोई नोटिस नहीं दिया फर्म को, तो यही मान लिया जाएगा कि हाँ वो अब इसमें कंटिन्यू करना चाहता है, मतलब वो उसमें पार्टनर रहना चाहता है, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, अगर उसने कोई नोटिस नहीं दिया तो यही एज्यूम किया जाएगा कि वो कंटिन्यू है, पार्टनर है वो उस फर्म का। और अगर वो नोटिस देता है कि हाँ वो बनना चाहता है, आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है आफ्टर, जब वो मेजर हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू। सो अब हम देखते हैं, लास्ट टॉपिक है कि क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, कैसे होता है। तो फॉर्मेशन तो हमने क्या क्या देखा था, कैसे हो सकता है कि 2 और मोर पार्टनर्स मिलके एग्री होंगे क्या करने के लिए, कोई भी बिजनेस कैरी आउट करने के लिए, और उसके साथ साथ क्या करते हैं, वो बेयर भी करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर, वो सारी चीजें शेयर करेंगे।
फिर अब क्या होता है जिसमें सारे पार्टनर्स का रूल्स एंड रेगुलेशन सारी चीजें गिवन होंगी। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट मैंने बोला ना कि क्या होता है, पार्टनर एग्री होते हैं। तो एग्रीमेंट या तो ओरल भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है। अगर एग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म में होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप का। सिंपली इसमें क्या चीजें दी होती है, डीड कुछ नहीं होता, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे पार्टनर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स, रेगुलेशंस, राइट्स वगैरह, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हर चीज गिवन होगी इसमें A to Z, जो भी पार्टनर से रिलेटेड होगा इन अ रिटन फॉर्म, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। जैसे क्या क्या आ सकता है उसके अंदर कि नेम ऑफ द फर्म क्या है, नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, है ना, बिजनेस किस नेचर का है आपका, क्या आप परफॉर्म एक्टिविटी करते हो, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर के बीच में, कि 50-50 है कि 2:3 है, जो भी आपका होगा। और क्या आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगी आपकी, आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप ड्राइंग वगैरह करो तो उस पर आपको इंटरेस्ट कितना देना होगा, है ना। कोई पार्टनर को अगर सैलरी मिल रही है, पार्टनर या कोई मैनेजर, उसकी सैलरी कितनी होगी, कोई भी चीज A to Z, हर एक छोटी से छोटी चीज इन रिटन फॉर्म में जो दी हुई होती है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्यों करते हैं, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो इन फ्यूचर, कि अगर मान लो ओरली बोला, बाद में बोल दो कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, बट अगर रिटन में होगी तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई देखो आपने तो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट बोला था कि 50-50 प्रॉफिट होगा, बट अब आप कह रहे हो कि नहीं 50-50 नहीं होगा। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए फ्यूचर में, इसलिए हम पार्टनरशिप डीड क्या करते हैं, रिटन में करते हैं। कोई कंपलसरी नहीं होता, बट पार्टनर प्रेफर करते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या हो, इन द फॉर्म ऑफ रिटन हो। ठीक है, आई होप आपको तो समझ में आएगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, सिंपली रिटन डॉक्यूमेंट होता है। अब हम एक चीज और देखते हैं, क्या बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, आपने क्या करा, डीड वगैरह बना ली, ठीक है, अब रख लिया, अब उसका आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देखिए रजिस्ट्रेशन में सिंपली क्या होता है, हमने पीछे भी देखा था कि कंपलसरी तो होता नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है, बट पार्टनर्स प्रेफर करते हैं रजिस्ट्रेशन कराने का, क्योंकि उससे उन्हें काफी ज्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं। रजिस्ट्रेशन में सिंपली क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, पार्टनर्स के नेम्स वगैरह, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करके कहाँ, किसी रजिस्ट्रार को आपको जाके सबमिट करने होंगे, उसको आप रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह दोगे, और उसमें क्या होगा, सारे पार्टनर्स उन डॉक्यूमेंट्स पे, उन एग्रीमेंट पे साइन करेंगे कि हाँ भाई हम सब लोग एग्री हो रहे हैं इस पार्टनरशिप को रन करने के लिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट कर रजिस्ट्रार को दिया, रजिस्ट्रेशन फीस दी आपने उसको, उससे क्या होगा, सिंपली आप अपना क्या करोगे, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लोगे। ताकि क्यों, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर हो तो आप कुछ लीगल एक्शन ले सकते हो। अब एक चीज, अब जैसे मैंने बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, क्या हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आप, क्योंकि इसमें कंपलसरी तो है नहीं, आपने नहीं किया, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या डिमेरिट्स, क्या आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे पहले क्या होगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कोई एक फर्म है, ठीक है, और क्या है, ये पार्टनर है A और B, ये दो पार्टनर हैं, करेक्ट, ये एक फर्म है। अब आप, आपका रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं रखा है, तो अब क्या हो सकता है, ना तो कोई फर्म, अनरजिस्टर्ड फर्म, ना तो पार्टनर्स के अगेंस्ट केस सू कर सकती है, कोई केस फाइल नहीं कर सकती, और ना ही पार्टनर्स किसी अनरजिस्टर्ड फर्म के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकते। ये हुआ कि अगर मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ना तो फर्म इनके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले पाएगी, और ना ही पार्टनर्स फर्म के अगेंस्ट कोई एक्शन ले पाएंगे। और हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, कोई भी बाहर की थर्ड पार्टी, उसके अगेंस्ट भी फर्म एक्शन नहीं ले सकती। क्यों, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, कोई उसकी बात, कोई लीगल एक्शन कैसे लिया जाएगा, जब लीगली अगर वो रजिस्टर्ड होती तभी तो कोई लीगल एक्शन लिया जाता, बट क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं है फर्म, अनरजिस्टर्ड फर्म है, तो ना तो वो किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकती है, केस शुरू कर सकती है, और ना ही किसी अदर उसके जो पार्टनर्स हैं उनके अगेंस्ट कर सकती है, और ना ही पार्टनर फर्म के अगेंस्ट कर सकते हैं। तो ये इससे क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, कोई नुकसान है क्या रजिस्ट्रेशन ना कराने के, इसलिए पार्टनर्स मोस्टली प्रेफर करते हैं कि पार्टनरशिप क्या हो, रजिस्टर्ड हो। अच्छा, पार्टनरशिप रजिस्टर कराने को एक टाइम नहीं होता, या तो आप फॉर्मेशन के टाइम भी रजिस्ट्रेशन करा दो, या बाद में आपको रियलाइज हुआ तो आफ्टर सम टाइम भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जब आपकी पार्टनरशिप फॉर्म हो रही होगी आपको तभी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। या तो आप एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन करा दो रजिस्ट्रेशन, या आफ्टर सम टाइम जब भी पार्टनर्स को रियलाइज हुआ कि हाँ इसका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, और उससे क्या कर सकते हो, बेनिफिट्स बेयर कर सकते हो, बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हो। पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म दोनों को ही क्या कहते हैं, पार्ट क्या होगा, बेनिफिट्स मिलेंगे। सिंपली हमने इसमें कुछ भी नहीं था, हमने क्या देखा था, कैसे फॉर्म होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, और फॉर्मेशन वगैरह क्या होता है।
आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इस पूरे हमने क्या पढ़ा इसमें कि पार्टनरशिप होती क्या है, क्या पार्टनरशिप होते हैं, टाइप्स हमने देखा, काफी सारे बेसिस पे हमने सारी चीजें देखी। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे फर्दर हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हमारी चीज रह गई इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एंड कंपनीज वगैरह, जो भी हमारे टॉपिक रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज आप उसको जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें कोई भी प्रॉब्लम हो। थैंक यू सो मच।